आइए अब हम यूरोप से वापस साउथ ईस्ट एशिया चलते हैं। हम लोगों ने साउथ ईस्ट एशिया की दो कहानियां सुनी, चाइना और जापान, यूरोप की एक कहानी। अब एक और कहानी जो कि साउथ ईस्ट एशिया की कहानी है, लेकिन ये भी दुनिया की बहुत दिलचस्प कहानी है। आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप खुद इस बात को मानेंगे कि इस कहानी के अंदर हमारी तरक्की के लिए भी बहुत सारे असबाब हैं। ये कहानी किस मुल्क की कहानी होगी? मुझे आवाज़ आ रही है? किस मुल्क की? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये साउथ कोरिया की कहानी है। साउथ कोरिया, आप सब लोग जानते हैं कि कोरिया भी अब दो हैं दुनिया के अंदर, एक नॉर्थ कोरिया है और एक साउथ कोरिया है। हम साउथ कोरिया की बात करेंगे, आज हम नॉर्थ कोरिया की गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो 1950 के अंदर एक मारूफ कोरियन वार है। उस कोरियन वार के नतीजे में कोरिया बिल्कुल, आप समझें कि तबाह भी हो गया और दो हिस्सों में तकसीम भी हो गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि साउथ कोरिया जो था उसने बहुत जल्दी रिकवर भी किया और फिर एक नुमायाँ पोजीशन भी हासिल कर ली। अब जो साउथ कोरिया है उसका मयार किसी तरह से भी वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन मयार से कम नहीं है। और जो साउथ कोरिया की कहानी है, इसको आमतौर पर मिराकल ऑफ द हैन रिवर कहा जाता है। हैन रिवर वो कोरियन तहज़ीब, हैन रिवर की तहज़ीब है और उसको इस हवाले से मिराकल ऑफ हैन रिवर भी कहा जाता है, जो साउथ कोरिया की तरक्की है। जो साउथ कोरिया की कमर्शियल सक्सेस है, उसकी कहानी में जो मैंने आपको बताया कि 1950 में उनकी तबाही है। अब उनकी जो पोस्ट कोरियन वॉर डिस्ट्रक्शन थी 1950 से लेकर 1953 तक, इसके अंदर कोरिया बिल्कुल तबाह हो गया। 1/3 जो उनके घर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप समझें कि लाखों लोग जो है वो मारे गए, डिस्प्लेस हो गए। उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज वो पहले ही नहीं थे और जो उनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो बहुत पुअर थी। आप ये हिसाब लगाइए कि 1960 में साउथ कोरिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो $79 पर एनम था, विच इज़ सर्टनली लोअर देन many African economies at that time। अच्छा, अब हुआ ये कि इस प्रॉब्लम के बाद साउथ कोरिया में इकोनॉमिक रिकवरी का अमल शुरू हुआ। अब 1961 से लेकर 1973 तक वहाँ पर इसकी फाउंडेशन रखी गई, रिफॉर्म्स हुई। जनरल पार्क चंग ही थे जिन्होंने 1961 में साउथ कोरिया में पावर टेक ओवर किया। उन्होंने 5 ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स जो हैं वो लॉन्च किए, जिनका फोकस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लैंड रिफॉर्म्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर प्लांट्स और पोर्ट्स बनाना था। जो गवर्नमेंट है उसने बिजनेस ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप्स की ताकि जो इंडस्ट्री है, जो हैवी इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट किया जाए। दूसरा जो इसके अंदर फेज़ था 1973 से लेकर 1980 तक, उसमें हैवी एंड केमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो वहाँ पर की गई। इसमें उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी स्टील की, शिप बिल्डिंग जिसमें हुंडई हैवी, पेट्रोकेमिकल्स और सीमेंट, ऑटोज़ और कंस्ट्रक्शन, ये इंडस्ट्रीज़ उनकी आगे बढ़ी। तीसरा फेज़ उनका 1980 से लेकर 1990 तक का फेज़ है, जिसको हाई टेक इन ग्लोबल एक्सपेंशन का फेज़ कहा जाता है। यहाँ पर इन दिनों में साउथ कोरिया जो है उसने लेबर इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी है उससे, जो प्रोडक्शन मेथड्स हैं उससे टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव किया। उसने सैमसंग और हिनेक्स का नाम आपने सुना होगा, सेमीकंडक्टर्स बनाए। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलजी और डाइवो का नाम आपने सुना होगा। ऑटोमोबाइल में हुंडई और किया का नाम बहुत मकबूल है। अब तो वतन अज़ीज़ में भी आपको इस ब्रांड की गाड़ियाँ मिलती हैं। अच्छा, इसी तरह से वो OECD का हिस्सा बना 1996 के अंदर, जो कि हाई इनकम कंट्रीज़ का एक क्लब है। चौथा जो फेज़ है साउथ कोरिया का, जिसको पोस्ट 2000 फेज़ कहा जाता है,
उसको नॉलेज एंड इनोवेशन इकोनॉमी का फेज़ कहते हैं। और इसके अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया R&D में, एजुकेशन में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। 5G, AI, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ब्रांड सैमसंग, हुंडई, LG, SK Hynix। अच्छा, इसके साथ साथ कोरिया ने कल्चरल एक्सपोर्ट्स भी की। उन्होंने के पॉप, के ड्रामा, कॉस्मेटिक्स और टूरिज्म जो है इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। अच्छा, अब ये इंट्रोडक्शन के बाद ये देखना चाहिए कि जो साउथ कोरिया है उसकी सक्सेस के सीक्रेट्स कौन से हैं। तो जो पहला साउथ कोरिया की सक्सेस का सीक्रेट है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आप लोग एक बात बार बार सुन रहे हैं, वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। देखिए, समझने की बात यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी एक्सपोर्ट्स के अंदर है। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपकी इंपोर्ट से ज़्यादा होंगी तो ऑफ कोर्स आपकी आमदन ज़्यादा होगी, इसी से आपके यहाँ तरक्की बढ़ती है और तरक्की आती है। तो यहाँ पर भी साउथ कोरिया में भी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है ये इसका बहुत अहम रोल था। अच्छा, इसके साथ साथ वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी जो सपोर्ट है और जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, कॉरपोरेट सेक्टर के साथ उनकी जो पार्टनरशिप है, उसने बहुत अहम रोल प्ले किया। मसलन साउथ कोरिया ने 1960s के बाद शिप्स हैं, कार्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ में वो इसलिए आगे गया क्योंकि गवर्नमेंट ने जेनरस लोन्स भी दिए, सब्सिडीज़ भी दी और इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट प्रमोशन या एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए उसको उन्होंने सपोर्ट भी किया। अच्छा, तीसरी चीज़ वही एजुकेशन और ह्यूमन कैपिटल में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उन्होंने उनका जो नेशनल ऑब्सेशन था विद एजुकेशन एक्सेलेंस, वो बहुत अहम रोल प्ले किया। उन्होंने टेक्निकली स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स पैदा की। तकरीबन 1980 तक साउथ कोरिया का जो लिटरेसी रेट है वो 100% हो चुका था। फिर कल्चरल वैल्यूज़ उनकी जो है उसमें डिसिप्लिन, रेजिलियंस और सेक्रीफाइस, यानी तीन बातें, यानी डिसिप्लिन, रेजिलियंस का मतलब ये है कि गिर के बार बार उठने की सलाहियत, और सेक्रीफाइस और कुर्बानी का जज्बा, ये वो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में कन्फ्यूशियस हैं जिनकी जो फ़िलॉसफी है वो ज़्यादा पेनिट्रेट की हुई है। आप समझ लें कि साउथ ईस्ट एशिया में कन्फ्यूशियस को और उनकी तालीमात को वही दर्जा हासिल है जो दुनिया के बहुत सारे मुकामात में प्रॉफिट्स की तालीमात को हासिल होता है। तो वहाँ पर जो कन्फ्यूशियस के प्रिंसिपल्स थे, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, रिस्पेक्ट फॉर फैमिली, फॉर लर्निंग एंड फॉर द हार्ड वर्क। अच्छा, इसी तरह से वहाँ पर जो नेशनल यूनिटी थी जिसमें उन्होंने पॉवर्टी को फेस किया और जो उनको दूसरे ममालिक की तरफ से थ्रेट्स थे उनका भी उन्होंने मुकाबला किया। पांचवा जो सीक्रेट है वो उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट थी टेक्नोलॉजी में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आप समझें कि 4.5% से ज़्यादा जो उनकी GDP है वो स्पेंड करते हैं अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह से दुनिया में जो लीडिंग इनोवेशंस हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं साउथ कोरिया वाले। स्मार्टफोन्स हैं, डिस्प्लेज हैं और माइक्रो चिप्स हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उनका छठा जो है वो सीक्रेट है कि उन्होंने दुनिया में वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स बनाई, रोड्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी दी। फिर इसी तरह से जो क्राइसिस मैनेजमेंट हैं और रिफॉर्म्स हैं, मतलब 1997 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, साउथ कोरिया ने उसमें अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया। उन्होंने IMF के प्रोग्राम को लिया, कंप्लीट किया, एम्फेसाइज किया ट्रांसपेरेंसी पर, एफिशिएंसी पर और ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस पर। आप लोगों ने अगर कभी जो 1990s का साउथ ईस्ट एशिया में जो क्राइसिस आया था उसके बारे में तफसील से पढ़ना हो तो मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, महातीर मोहम्मद, उनकी किताब जिसका तर्जुमा एशिया के मुकदमे के नाम से मौजूद है, उसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा, अब जो साउथ कोरिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आप ज़रूर चाहेंगे कि आपको साउथ
एशिया जो साउथ कोरिया है उसके इकनॉमिक इंडिकेटर्स का एक जायज़ा पेश किया जाए कि उस वक़्त क्या था और अब क्या है। 1960s में उनका जीडीपी $79 पर एनम था। अब आप खुद देख लें कि उनके यहाँ कितनी लोएस्ट आमदन थी, और अब 2023 का एस्टीमेट है उसके मुताबिक तकरीबन $35,000 पर एनम। कोई अंदाज़ा कर सकता है फ़र्क का, कहाँ पर $79 पर एनम और कहाँ पर $35,000 पर एनम। यानी ये फिगर्स जनाब, ये मौजज़े दुनिया पे रोनुमा हुए हैं। ये इंसानों ने अपनी अकल से, अपने ज़ोर बाजू से, इसमें कोई शक नहीं है कि कुदरत ने उनकी मदद की है, लेकिन इसके लिए उन्होंने ख़ुद भी बहुत मेहनत की है। तो अगर कोरिया कर सकता है, जापान कर सकता है, चाइना कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, मेजर एक्सपोर्ट्स 1960 में कोई एक्सपोर्ट नहीं थी। इस वक्त सेमीकंडक्टर्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया बहुत दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल रैंक 1960 में वो एक गरीब मुल्क था, और अब वो दुनिया की टॉप 15 इकोनॉमीज़ में शामिल है। 70% लिटरेसी रेट था 1960 में, 99% अब है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 1960 में 55 साल थी, यानी एक आदमी की औसत उम्र जो है वो 55 साल थी, जबकि अब 83 साल है। यानी अमारत आने से, हालात बेहतर होने से उम्र में भी इजाफा हो गया, ज़िंदगी का मज़ा ज़्यादा लिया जा सकता है। आज का साउथ कोरिया अजीज़ान मन AI, बायोटेक, 5G और ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी का लीडर है। वो दुनिया में एक ग्लोबल जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है उसको होस्ट करता है, और दुनिया में जो डिजिटली कनेक्टेड ममालिक हैं उनमें से एक है। और तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए साउथ कोरिया एक रोल मॉडल है। अगर वो चाहें तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोरिया की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।